नमस्कार साथियों, एमएस वर्ल्ड की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। साथियों, हम अभी तक पल्लव वंश को देख चुके हैं। पल्लव वंश हमारा समाप्त हो चुका है और हम आज एक नए वंश की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है राष्ट्रकूट वंश। क्या नाम है? राष्ट्रकूट वंश। देखते हैं कि राष्ट्रकूट वंश राष्ट्रकूट वंश। साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे कि राष्ट्रकूट वंश कहां पर स्थित था। सबसे पहले हम यही जानते हैं, अगर हमको लोकेशन पता होता है, वस्तु स्थिति पता होती है कि उसका अवस्थिति कहां बनती है, तो हमको चीजें और अच्छे से क्लियर हो पाती हैं। जैसे मैंने आपको कई बार कहा है कि मैप भी होता है जो यह बताने का काम करता है कि जो स्थिति बन रही है वो कहां पर है और उसके जो और समकालीन राज्य थे वो कौन कौन से थे, इससे पता चल पाता है। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि ये जो स्थिति बनती है वो कहां पर स्थित है। तो यहाँ जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर सबसे पहले स्थापित होते हैं कौन? बादामी या वातापी के चालुक्य। कौन होता है? बादामी या वातापी के चालुक्य। इस क्षेत्र पर, लगभग इस क्षेत्र पर हमको देखने को मिलता है कौन? बादामी या वातापी के चालुक्य। जब इसका पतन होता है, वातापी के चालुक्यों का पतन होता है, तो इसी क्षेत्र पर, इसी स्थान पर एक नए वंश का उदय होता है जिसका नाम क्या था? राष्ट्रकूट वंश। क्या नाम था? राष्ट्रकूट वंश। इसी स्थान पर एक नए वंश का उदय होता है। इतना समझ में आपको? ये बस इसकी ये बन रही है। बाद में आगे हम आपको और समझाएंगे इसके और जो अन्य समकालीन राज्य थे वो कौन कौन से थे और कहाँ उनकी स्थिति बनती थी, कैसे उनका जो है इनसे टकराव होता है या मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित होते हैं। उन सब स्थिति को हम मैप के माध्यम से समझने का काम करेंगे। तो अभी हम आपको सिर्फ इतना बता रहे हैं कि जो बादामी के चालुक्य वंश थे, उसी के पतन के पश्चात उसी स्थान पर, लगभग उसी क्षेत्र पर एक नए वंश का उदय हुआ और जिसका नाम क्या था? राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लिख सकते हैं कि राष्ट्रकूट बादामी के चालुक्यों के सामंत थे। सामंत का मतलब होता है कि किसी राजा के अधीन शासक। सामंत थे। बादामी के चालुक्यों के स्थान पर ही, बादामी के चालुक्यों के स्थान पर ही राष्ट्रकूट वंश का उदय हुआ। राष्ट्रकूट वंश का उदय हुआ। ठीक है, मतलब कि इसी स्थान पर इनका उदय होता है। चलिए आगे देखते हैं हम। मौर्यकालीन शासक अशोक के अभिलेखों में रठिक नामक पदाधिकारी का उल्लेख मिलता है। रठिक नामक पदाधिकारी का उल्लेख मिलता है। अल्तेकर महोदय ने, अल्तेकर एक इतिहासकार हैं, अल्तेकर महोदय ने इन्हीं रठिकों से
राष्ट्रकूट वंश की उत्पत्ति, राष्ट्रकूट वंश की उत्पत्ति मानी है। ठीक है, अगर हम इसके इतिहास के पन्नों पर जाते हैं तो हम पाते हैं कि अशोक जो मौर्य कालीन का एक प्रसिद्ध शासक हुए थे, उनके अभिलेखों में रटिक नामक एक पदाधिकारी का उल्लेख मिलता है। एक विद्वान हुए, एक इतिहासकार हुए एएस अल्तेकर महोदय, ठीक है, उन्होंने बताया कि जो ये रटिक शब्दावली मिलती है, शब्द मिलते हैं, यह कहीं ना कहीं रटिकों के, राष्ट्रकूटों के ही पूर्व नाम हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं मूल निवास। मूल निवास इनका क्या था? इनका मूल निवास लट्टलूर था। लट्टलूर कहां पर है? इसे हम जानते हैं आधुनिक महाराष्ट्र में स्थित लातूर, वही क्या है? लट्टलूर था। तो ये यहीं पर इनका क्या हुआ? यहीं पे इनके मूल निवास थे। इसी स्थान से ये अपने शासन को प्रारंभ करते हैं। बात करें इनकी राजधानी की, तो इनकी जो राजधानी थी वो क्या थी? राजधानी इनकी थी मान्यखेत। क्या राजधानी थी? मान्यखेत। अगर हम बात करें इसके वास्तविक संस्थापक की, तो वो कौन थे? वास्तविक संस्थापक इसके थे दंती दुर्ग, मतलब कि जिसका दुर्ग क्या है? हाथी के समान है। ठीक, अगर हम इनके राजभाषा की बात करें तो इनकी जो राजभाषा थी वो क्या थी? कन्नड़। ठीक साथियों, ये कुछ इसके मुख्य फैक्ट है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम आपसे हर बार चर्चा करते हैं कि कोई भी इतिहास को हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं उसके स्रोत की, कि जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं उसका स्रोत क्या है। तो मुख्य रूप से हम दो स्रोतों की चर्चा कर रहे हैं। एक है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। ठीक, अगर हम साहित्यिक स्रोत की बात करें तो हम इसमें नाम ले सकते हैं जिनसेन का आदि पुराण, और हम नाम ले सकते हैं महावीराचार्य का गणित सार संग्रह, और हम नाम ले सकते हैं अमोघ वर्ष का कवि राजमार्ग। ठीक है, ये कुछ साहित्यिक स्रोत हैं जिसके माध्यम से हमें राष्ट्रकूट वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम बात करें पुरातात्विक स्रोत की तो हम चर्चा कर सकते हैं गोविंद तृतीय के राधनपुर लेख की, और हम चर्चा कर सकते हैं अमोघ वर्ष के संजन लेख की। ठीक है साथियों, तो ये कुछ इसके स्रोत हैं जिनके माध्यम से हमको राष्ट्रकूट वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, इतना आप इसके सामान्य परिचय को नोट कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं कि इस
वंश के जो प्रमुख शासक हुए हैं वो कौन कौन से थे। फिर अगली क्लास में उन्हीं शासकों को जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनको हम विस्तार से देखेंगे। आज की क्लास में देख लेते हैं कि इसके महत्वपूर्ण शासक कौन कौन से हुए। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लिखिएगा प्रमुख शासक। प्रमुख शासक। अगर हम बात करें कुछ प्रमुख शासकों की, उसमें हम दर्शा सकते हैं। जैसे मैंने आपसे चर्चा किया कि इसका वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वो था दंती दुर्ग। ठीक है, अगले शासक की बात करें तो कौन था, कृष्ण प्रथम। कौन था, कृष्ण प्रथम। अगले शासक की बात करें तो कौन था, ध्रुव, जिसको हम धारावर्ष के नाम से संबोधित करते हैं, ध्रुव धारावर्ष। अगले शासक की बात करें तो गोविंद तृतीय। अगले शासक की बात करें तो अमोघ वर्ष। अगले शासक थे कृष्ण द्वितीय। अगले शासक थे इंद्र तृतीय। और अंतिम महत्वपूर्ण शासक थे कृष्ण तृतीय। ठीक है साथियों, ये कुछ इसके महत्वपूर्ण शासक थे जिन्होंने राष्ट्रकूट की गरिमा को शिखर पर पहुंचाने का काम किया। यही राष्ट्रकूट वंश है जो हमने इसके पहले के सेमेस्टर में पढ़ा था कि कैसे वो त्रिकोणात्मक संघर्ष के माध्यम से उत्तर भारत की राजनीति में प्रवेश करते हैं और कहीं ना कहीं अपनी छाप छोड़ने में सफल होते हैं। तो साथियों, इन शासकों को आप देख लीजिएगा, एक बार थोड़ा याद भी कर लीजिएगा। अगले जो क्लास होगी उनमें, उस क्लास में हम इन शासकों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।